नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। होली के शुभ अवसर पर आपको मेरा और मेरे साथियों की ओर से रंग भरा प्रणाम और अभिनंदन। जैसे कि आप जानते हैं कि कल जो हमारा वीडियो आया था उसमें हमने स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट की बात की थी और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर इंडस टावर के शेयर पर इस स्टारलिंक के इंटरनेट का क्या प्रभाव पड़ सकता है। और हमने उसमें ये कहा था कि जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड या इंटरनेट है वो दूर दराज के इलाकों में और जो डिफ़िकल्ट टेरेन है जैसे मरुस्थल है या आप पहाड़ी क्षेत्र हैं तो वहाँ पर ज़्यादा कारगर है। और जो कंजेस्टेड महानगरों में आम आदमी के लिए जैसे बस्तियों में ये सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो इतना फिजिबल नहीं होगा। उसके कारण भी हमने आपको गिनाए थे और हमने ये भी कहा था कि इवन जो टावर वाली कंपनीज़ हैं वो खुद ये नहीं चाहती कि वो इस डिफ़िकल्ट टेरेन में वो कोई टावर लगाए, क्योंकि जो मोबाइल कंपनीज़ का रेवेन्यू है वो तो उतना आता नहीं है और ज़बरदस्ती टावर खड़े करने की एक कॉस्ट हो जाती है। ये जितने भी टावर्स रिमोट और डिफ़िकल्ट टेरेन में लगाए जाते हैं ये TRAI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दबाव में लगाए जाते हैं, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एम है कि इंटरनेट पूरे गांव-गांव में जाए और देश के हर एरिया को इंटरनेट कवर करे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम है वो वेलफेयर है और जो प्राइवेट कंपनीज़ का एम है वो मनी मेकिंग है या प्रॉफिट है। तो यहाँ पर जो स्टारलिंक की एंट्री है वो बड़ी कारगर होने वाली है। और जैसे हमने बताया कि स्टारलिंक के जो ज़्यादातर उपभोक्ता होने वाले हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी। जो कुछ खबरें निकल के आ रही हैं मीडिया में और कुछ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो स्टारलिंक का जो इनिशियल इक्विपमेंट है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटअप, तो वो क्या है कि एक छोटा सा एंटेना वो आपके घर पे या जिस जगह आपको इंटरनेट एक्सेस करना है उस जगह एक छोटा सा इक्विपमेंट आपको लगा के देंगे और वो इक्विपमेंट जो है वो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करेगा जिसके थ्रू आपके पास इंटरनेट आएगा। तो पहली बात तो ये है कि वो जो इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने वाली है। और दूसरी बात ये है कि जो ब्रॉडबैंड के जो प्लान्स जितने भी स्टारलिंक के होने वाले हैं वो प्रोहिबिटिवली हाई कॉस्ट यानी अत्यधिक हाई कॉस्ट के होने वाले हैं। ये जो नॉर्मल अपना ब्रॉडबैंड चाहे 5G से जो 5G का कनेक्शन आए चाहे अपने नॉर्मल घरों में ब्रॉडबैंड आए ये तो बहुत सस्ता पड़ता है। इससे अगर आप ब्रॉडबैंड की बात करें तो 100 Mbps का एक महीने का जो चार्ज है वो करीब 1000-1200 रुपये का होता है। यही जो 250 MB की स्पीड वाला जो सैटेलाइट के थ्रू जो प्लान स्टारलिंक देगा उसकी कहते हैं जो कॉस्ट है ना 4000 से लेके 9000 रुपये के बीच में होगी। तो ये तो मासेस के लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होने वाला और इसलिए इंडस टावर के लिए ये अच्छी खबर है। तो ये जो स्टारलिंक टारगेट करेगा ना, जैसे हमने आपको पुराने वीडियो में भी बताया था कि ये गवर्नमेंट एजेंसीज जो जैसे आर्मी है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या ऐसे डिफ़िकल्ट टेरेन में कोई पंचायत हैं तो वहाँ पर ये जो इंटरनेट है ना वो सैटेलाइट के थ्रू कामयाब होने वाला है और वो एजेंसीज एक तो लेंगी। दूसरा क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स लेंगे। तो प्राइवेट प्लेयर्स क्यों लेंगे? जैसे मान लीजिए आप एक क्रूज शिप है तो क्रूज शिप पे आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए मनोरंजन के लिए, जैसे आप आमोद प्रमोद के लिए घूमने फिरने के लिए क्रूज शिप पे जा रहे हैं या कोई शिपिंग है, कार्गो लेके जा रहा है, माल लेके जा रहा है तो उस पे जो इंटरनेट का एक्सेस है वहाँ के लिए ये आपका स्टारलिंक की जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उससे इंटरनेट कामयाब होगा। तीसरा क्या है, जैसे माइनिंग है। अब माइनिंग जो होती है या खदान जो होती है वो रिमोट एरियाज़ में होती है पहली बात तो, और ज़मीन के नीचे होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो किस तरह का टेरेन है उस तरीके से जो सक्सेस है वो नॉर्मल टावर वाला जो इंडस टावर का बिजनेस है वो सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। तो वहाँ से जो सैटेलाइट इसमें भी सैटेलाइट कामयाब है। फिर ऑयल रिग से कच्चा तेल निकालती हैं तो वो वाली जो है समुद्र में वो सी शोर से दूर होती हैं तो वहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस बड़ा मुश्किल होता है तो वहाँ पर सैटेलाइट काम आएगा। तो ये जो 4-5 जगह हैं ना वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स या कॉरपोरेट्स या कंपनीज वो एक्चुअली अपने फैसिलिटी के लिए सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगी और यहाँ पर ये नीश एरिया या एक पर्टिकुलर
छोटा एरिया जो है ना, यहाँ पर इलोन मस्क साहब का एम ये है कि इस एरिया में मैं ऑपरेट करूँ। तो ये सारे फैक्टर्स अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल इंडस टावर को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आगे आने वाले समय में भी कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन ये स्टारलिंक वाली चीज़ दे पाएगी। जो दूसरा एक वीडियो मैंने बनाया था वो इंडसइंड बैंक पे बनाया था, और वहाँ पर हमने ये बताया था कि जो ये डेरिवेटिव ट्रेड्स में जो इनको लॉस हुआ है ना, उसके कारण आरबीआई इनसे बहुत नाराज़ है। तो और हमने ये भी कहा था कि इस मसले पर आरबीआई की इंडसइंड बैंक में गहन जांच होनी चाहिए। तो वो गहन जांच आरबीआई की इंडसइंड बैंक में तो होएगी ही होएगी। आरबीआई ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने कहा है सारे बैंकों के जो डेरिवेटिव ट्रेड्स इस तरीके के हैं उनकी जांच भी होगी। अब ये बहुत अच्छा कदम हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर के स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन इसमें एक दूसरी जो समस्या पैदा हो गई है ना, वो ये है कि अब पता नहीं किस बैंक में से क्या निकल के आए। इसलिए बैंकिंग शेयर छोटे बड़े जितने भी हैं ना, वो थोड़े से अब अनसर्टेनिटी में फंस गए हैं। और ये अनसर्टेनिटी होते ही क्या होता है कि वो एक रेंज से बाहर नहीं निकल पाते। तो बैंकिंग सेक्टर मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ज़्यादा कोई चलने वाला है इमीडिएट फ्यूचर में, जब तक ये सब क्लियर नहीं हो जाते। दूसरी चीज़ कि जो हमारे सुमंत कठपालिया साहब जो उनके हैं इंडसइंड बैंक के जो सीईओ हैं, उन्होंने तो आरबीआई को ये कह दिया कि साहब आरबीआई को तो शायद मेरे ऊपर विश्वास नहीं, इसलिए मुझे 3 साल का एक्सटेंशन मिलना चाहिए। इन्होंने 1 साल का ही दिया। अब रेगुलेटर पे आप क्वेश्चन उठा रहे हो, और ये बात हमने पिछली वीडियो में आपको कही भी थी कि ये कोई उचित बात नहीं है। तो आरबीआई ने ये तय कर लिया है कि सुमंत कठपालिया साहब को घर भेज दिया जाए। वो कैसे कि मीडिया में खबर ये चल रही है कि आरबीआई ने इंडसइंड बैंक को ये लेटर के बोर्ड को ये लेटर लिखा है कि साहब कोई एक्सटर्नल कैंडिडेट, कोई बाहरी कैंडिडेट सीईओ और सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट पर आपको लाना है, और उसके हमारे पास आप नाम भेजिए। देखिए ये जो टीम है ना, ये जो टीम है ये काफ़ी पुरानी है। ये करीब करीब मुझे लगता है 10 से 15 साल पुरानी है, जिसको पहले रमेश सोबती साहब लीड किया करते थे। और ये सारी टीम उस टाइम की रमेश सोबती साहब की लीडरशिप में आई हुई टीम है। तो क्या अंदर खाने चल रहा है? पहले रमेश सोबती साहब थे, उनके टाइम में बैंक ठीक चला। उसके बाद जब ये 5 साल से जब हमारे सुमंत कठपालिया साहब आए हैं तो बैंक की हालत उतनी अच्छी नहीं है। बैंक के शेयर होल्डर्स के हित में यही है कि इस मैनेजमेंट को एक बार चेंज कर दिया जाए और बाहर से कोई नया आदमी लाया जाए, और यही एग्जैक्टली आरबीआई कर रही है। तीसरी चीज़, एनएसई ने ये इंडसइंड बैंक को एएसएम स्टेज 1 में डाल दिया। एएसएम स्टेज 1 क्या होता है? एएसएम स्टेज 1 जिस शेयर में बहुत ज़्यादा प्राइस का वॉलेटिलिटी होती है, फ्लक्चुएशन होता है ना, तो उसको फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए और उस पर नियंत्रण करने के लिए, ताकि इस इन्वेस्टर का पैसा ना डूबे, वो एक एनएसई या बीएसई एक मेज़र लेती है। और उसमें क्या होता है कि जैसे एएसएम 1 है, उसमें क्या है 100% मार्जिन दो। अब आप जितना पैसे का आपको शेयर खरीदना है ना, 100 शेयर खरीदना है, 100 शेयर के पूरे पैसे रख दो पहले आप, और तभी आप उसमें कोई ट्रेड कर सकते हो। तो इस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए, क्योंकि इसमें इस शेयर में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, और अब लोग ये कह रहे हैं इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सीरियस इश्यूज हैं। तो आप में से जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, उनसे कृपया निवेदन है कि आप कोई जल्दबाजी ना करें इंडसइंड बैंक में के शेयर, अगर आपको इंडसइंड बैंक के शेयर में रुचि है तो कोई जल्दबाजी ना करें। आप पहले चीज़ों को समझें, उनको अनफोल्ड होने दें, क्या पता आगे क्या निकल के आए। फिर क्या है, इसी में मीडिया में खबर ये है कि इसमें हिंदुजा प्रमोटर और उनकी होल्डिंग जो है ना वो 15% है, और इसमें से 50% यानी करीब करीब 7.25% प्लेज्ड है, और शेयर का भाव अभी 600, 650 या 700 रुपये। तो एक ब्रोकरेज ने ये कैलकुलेशन की है कि अगर इस शेयर का भाव 600 रुपये हो जाता है तो हिंदुजास को अपने प्लेज को प्रोटेक्ट करने के लिए 80% शेयर प्लेज कर देने पड़ेंगे, क्योंकि आपका भी 50% प्लेज्ड है। फिर अगर शेयर का भाव नीचे जाता है तो
कुछ और कोलेट्रल या कुछ और शेयर उनको गिरवी रखने पड़ेंगे, और अगर 600 रुपये भाव होता है तो उनकी कैलकुलेशन, ब्रोकरेज की कैलकुलेशन के अनुसार ये प्लेज, ये 15% जो उनके पास टोटल होल्डिंग है, इसका करीब करीब 80% हो जाएगा, जो एक सीरियस बात है। और अगर उससे नीचे चला गया तो इस पर आप विचार कीजिएगा। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का, जैसे हमने बताया, छोटे बैंकों में तो वैसे भी हालत ख़राब है, और अब ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं जिसमें आरबीआई लगातार जांच कर रही है कि डेरिवेटिव ट्रेड्स में सभी बैंकों की जांच होगी, तो किस बैंक में से क्या निकल के आएगा वो पता नहीं है। तो अभी आप बैंकिंग सेक्टर को केवल ऑब्जर्व करें, कोई किसी शेयर को खरीदने या बेचने की राय नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर ही निर्णय लें, मेरी बातों से इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि मेरी बातों से अगर आप इन्फ्लुएंस होकर कोई बाज़ार में ख़रीद फरोख्त करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। अब देखिए, ये जो इंडसइंड बैंक का जो गिरावट हुई ना, इससे बहुत से रिटेल निवेशकों को नुकसान हुआ। और एक हमारे कमरुद्दीन अंसारी हैं, उन्होंने बड़ा गुस्सा व्यक्त किया है, और गुस्सा उनका जायज़ भी है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि सर, आप कहते हो कि अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ, कैसा पता लगे कि अच्छी कंपनी कौन सी है? इंडसइंड बैंक इतना गिर गया, ये निफ्टी 50 में आता है, सब कहते हैं कि निफ्टी का कोई भी शेयर आंख मूंद कर ले लो। आम निवेशक कैसे समझे इन सब चीज़ों को, या वो मार्केट से बाहर ही हो जाए? देखिए कमरुद्दीन जी, आपकी बात, आपकी भावना है ना, मैं समझ सकता हूँ। जब रिटेल निवेशक का पैसा जाता है ना, देखिए रिटेल निवेशक वैसे ही कम पैसे वाला आदमी होता है, लिमिटेड मीन्स का आदमी होता है, अपना घर चलाता है, थोड़ा सोचता है कि कैसे न कैसे मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम कर लूँ, मेहनत करता है, अपने पैसा बचाता है, और फिर थोड़ा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है। और उसके बाद जब ऐसे किस्से हो जाते हैं, और जब 30% 2-2 दिन में गिर जाता है, तो दुख तो होगा ही ना, चोट तो लगती है ना। जिस आदमी को चोट लगती है ना, वो कहते हैं ना, जातन लागे वो तन जाने, तो वो चीज़ है। तो इनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। लेकिन मैं आपको, कमरुद्दीन साहब, मैं आपको एक, मेरी बात आप सुने, कि आपने कहा कि सब कहते हैं कि निफ्टी का कोई शेयर आंख मूंद कर ले लो। मैं अपने घर में, परिवार में बहन बेटियां होती हैं, और कभी ना कभी हमारा ये मौका पड़ता है कि जब वो बड़ी हो जाती हैं कि उनके लिए कोई सुयोग्य वर हम ढूंढें, तो हम ऐसा कभी कहते हैं क्या कि भाई ऐसा करो? जैसे मान लीजिए आप मुंबई में रहते हैं, तो आप कभी ऐसा कहेंगे क्या, यार साउथ मुंबई में चले जाओ, वहाँ तो सारे बढ़िया बढ़िया लड़के हैं, आपकी इच्छा हो ना आंख मूंद के किसी से शादी कर दो? ऐसे करते हैं क्या हम? ये आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो मैं बार बार आपको यही वाली बात कह रहा हूँ कि ये जो स्थिति है किसी शेयर को चुनने की, वो इसी तरीके की जैसे हम अपने बच्चियों के लिए, बहनों के लिए, अपने परिवार की किसी सदस्य के लिए वर चुनते हैं। इंतज़ार करना पड़ता है, तहकीकात करनी पड़ती है, छानबीन करना पड़ता है। ये जो बाज़ार है ना, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, और कंफ्यूज करने के चक्कर, कंफ्यूज इसलिए करते हैं ताकि आप सीख नहीं पाएँ, आप जान नहीं पाएँ, और बस ये एक लाइन बोलते हैं, निफ्टी 50 की कोई कंपनी ले लीजिए। देखिए 1986 जहाँ तक मुझे ध्यान है, बीएसई की स्थापना हुई थी। मतलब ये जो इंडेक्स है ना सेंसेक्स इसके, अब इसमें शायद 4 या 5 या 6 कंपनीज जो है ना, वही इंडेक्स में लगातार रही हैं, और बाकी सब कोई निकल जाती है, कोई आ जाती है। जैसे देखिए आईटीसी, नेस्ले, एचयूएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा स्टील, ये 5 तो मुझे ध्यान है, और भी 1-2 कंपनियां होनी चाहिए। तो ये कंपनियां तो कभी निफ्टी में आएंगी, निफ्टी में जाएंगी। तो निफ्टी का जो कंस्ट्रक्शन है, कृपया करके समझें कि वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन मिष्टान फूड का भी एक सर्टेन लेवल से ऊपर हो जाएगा, तो निफ्टी के जो इंडेक्स बनाने वाले हैं ना, वो मजबूर हो जाएंगे उसको लेने के लिए, चाहे उसमें कितने भी सीरियस इश्यूज हों। इस बात को समझिए आप। निफ्टी का मतलब ये नहीं है अच्छी कंपनीज, निफ्टी का मतलब ये है कि एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन और ट्रेडिंग एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा है। अच्छी कंपनी की गारंटी नहीं है
अच्छी कंपनी का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अच्छी क्या होता है, अपन कोई लड़का देखने जाते हैं किसी बच्ची के लिए, तो उसमें अच्छे का क्या क्राइटेरिया, कोई होता है क्या क्राइटेरिया? तो ये सब चीज़ें जो है ना सर, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये बाजार का नेचर ही ऐसा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप तसल्ली रखो ज़िंदगी में आपको ये टोटल 10 शेयर चाहिए, टोटल 10 शेयर जिनको आपको अच्छे से लेके, जैसे मुर्गी अंडे पे बैठती कि सेती है ना उसको, वैसे सेना है उनको, और अच्छे से ठोक बजाकर चीज़ों को लोअर लेवल पे लेना है। अब आप कहते हैं अब कैसे ढूंढें? देखो, हर चीज़ का क्या है, अनुभव होता है। कुछ पढ़ें आप, कुछ अच्छे आदमियों से सलाह लें, कोई अच्छा ग्रुप बनाइए। टिप्स विप्स पे काम करने पे हमेशा यही होता है। यही वाली जो अब हाल हो रही है ना, 2020 के जितने भी निवेशकों ने उस टाइम, जितने भी निवेशक आए, जितने भी पैसे कमाए ना, उनके पास मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं। एंड में उनके पास वो कच्चे शेयर रह जाएंगे। मार्केट का यही कायदा है, हमेशा ऐसे ही होता है। तो कृपया, और निराश होने की कोई बात नहीं है। एक आप अपने लिए लेसन है, ना बाजार आप छोड़िए, ठीक है। नुकसान हो गया उसका तो ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता, वो तो ईश्वर के हाथ में है नफ़ा नुकसान तो। लेकिन अब जो आगे से काम करें आप, उसमें ड्यू डिलीजेंस करें, मेहनत करें। आपको कुछ नहीं समझ में आता, मैं मेरे चैनल के लिए कह सकता हूँ, आपको कुछ नहीं समझ में आता, क्वेश्चन लिख के पूछ लें मुझसे। मैं हो सकता है वीडियो पे जवाब नहीं दे पाऊँ मैं आपको, लेकिन टेक्स्ट में जवाब दे दूंगा। लेकिन टिप्स पे काम मत करो। एक मुझसे डायरेक्ट सलाह, क्वेश्चन की खरीदना है या बेचना, इसकी सलाह मत पूछना सर मेरे से, बस वो मैं नहीं दे पाऊंगा। हमारे एक दर्शक हैं, उस जो वीडियो ये हमने एक पहले बनाया, तो उसमें हमने एक ये कहा था कि आपको कभी भी एवरेज नहीं करना है। तो एवरेज जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक है मार्केट में। मतलब आदमी के डूबने के पूरे चांस होते हैं जब आप एवरेज कर लो। तो आप एक रूल बना लो, कोई कहते हैं चढ़ते में एवरेज करना चाहिए और कोई कहते हैं गिरते में एवरेज करना चाहिए। अब चढ़ते में एवरेज करो, गिरते में एवरेज करो, आप तो एक रूल बना लो, एवरेज नहीं करूँगा। अगर उसमें औकात है ना उस शेयर में, तो वो नीचे गिर के वापस आ जाएगा। जैसे हमने 200 शेयर ले रखे हैं और मान लीजिए आपने 50,000 के शेयर ले रखे हैं, तो आप क्या करें, वो अगर गिर रहा है ना, एवरेज नहीं करना आपको, आप शांति से बैठे रहो, ठीक है। इस शेयर में औकात होगी ना, तो जैसे पानी में जाते हैं ना अपन, स्विमिंग करते हैं, तो जब ऊपर से डाइव मारते हैं, तो जैसे अपन नीचे जाते हैं पहले तो ऐसा लगता है यार, जो नया देखने वाला होगा, जो बाहर से खड़ा होगा, वो कहते यार तो गया। लेकिन वो क्या है, पानी वो अपने आप ऊपर आता है। तो शेयर में अगर ताकत होगी ना, अगर अच्छा शेयर होगा, वो अपने आप ऊपर आएगा और आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। लेकिन अगर ख़राब शेयर होगा और अगर आपने एवरेज करते गए ना, तो वो नीचे ही जाता जाएगा। वो ऐसे समझ लीजिए किसी आदमी के पैरों में आपने पत्थर बांध दिया उस स्विमिंग पूल में, जो ऊपर से डाइव मार रहा है, वो नीचे ही जाएगा। एवरेज नहीं करना है। तो आप रूल बना लो ना, ऊपर जाके भाई, ऊपर जाते समय पता नहीं यार ऊपर जा रहा है तो ये अच्छा है कि नहीं, और नीचे जा रहा है तो पता नहीं अच्छा है कि नहीं, तो एवरेज करना ही नहीं। आप तो ये कसम खा लो आप। अब हमारे एक दर्शक है, उनका नाम उन्होंने लेने से मना किया है। तो उन्होंने क्या किया है साहब, उनका मैंने टोटल किया 18.4 लाख का पोर्टफोलियो है, और आप लिस्ट देखो। और उन्होंने ये कहा है कि साहब मैंने भर के इनका एवरेज कर करके तो मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। मतलब 20 लाख, 18.4 लाख से 18,40,000 का इनका पोर्टफोलियो, तो 20 लाख मैं मान लूँ राउंड फिगर में। उसमें आप देखिए कैसे शेयर है, उन्होंने लिखा है, आप लिस्ट एक बार सुनिएगा। राजेश एक्सपोर्ट्स में 2 लाख, वेलस्पन में 1.5 लाख, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में 1 लाख, द्वारिकेश शुगर में 80,000, टानला प्लेटफॉर्म में 1 लाख, EASF स्मॉल फाइनेंस में 80,000, सालासर में 80,000, रिलैक्सो में 80,000, IDFC में 80,000, मोलटेक में 50,000, लक्स इंडस्ट्री में 1.5 लाख, कॉफ़ी डे में 80,000, 5 पैसे में 1.5 लाख, सम्मान कैपिटल में 1.5 लाख, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में 1.5 लाख, JBM ऑटो में 80,000, ओलेक्ट्रा ग्रीन में 80,000। अब ये कहते हैं मैं तो मेरे करके सारा एवरेज करके सारा पैसा खत्म हो गया। क्या करें बताइए सर। और उन्होंने ये कहा है कि आप बहुत अच्छी, उन्होंने बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात उनकी, कि सर आप ये बात जो है ना आप बता देना अपने चैनल पे, ताकि क्या है, हो सकता है किसी की कुछ भला हो जाए। ये लेसन लर्न करने के सर। अब कब इनके भाव आएंगे, मतलब आप FD से ज़्यादा रिटर्न भी ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। बार बार मैं ये कहता हूँ कि आप एवरेज मत करो। बार बार मैं ये कहता हूँ कि
ये मिष्ठान फूड जैसे शेयरों से दूर रहो, ठीक है। और उस पर भी एक किसी दर्शक ने कमेंट कर ही दिया कि साहब इसके पास तो आप रिजर्व देख लो, और इसके पास तो आप इसकी जो उधारी है उसमें इन्होंने डिटेल भी दी हुई है कि 1 साल में कितनी उधारी आएगी, 3 महीने में कितनी उधारी आएगी, 6 महीने में कितनी उधारी आएगी। अरे उधारी का क्या करूं, जब सेल ही नहीं, जब कागज़ों में सेल है तो क्या करूं, कब उधारी आएगी? आप समझते क्यों नहीं हो सर ये बात? मैं उन दर्शक के लिए कह रहा हूं जिन्होंने ये कमेंट लिखा है मुझे मिष्ठान फूड में। अब ये भी कोई बात है क्या कहने की? अब वो राजेश एक्सपोर्ट्स में एवरेज पे एवरेज, सुजलॉन पे एवरेज, आपका जेंसोल में एवरेज पे एवरेज। अरे क्यों कर रहे हो एवरेज यार? बस तो आप जितने भी देख रहे हैं, आप में से भी बहुत लोगों ने एवरेज किया होगा। प्लीज़ एवरेज मत करना। उस शेयर में ताकत होगी, अपने आप ऊपर आ जाएगा। विजय चावला और सुमंत कुमार सर साहब वारी एनर्जीज़ के बारे में पूछते हैं। देखो सर, आप दोनों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। ऑनेस्टली मैंने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की, मैंने इसके कोई फंडामेंटल नहीं देखे, मैंने कंपनी के बारे में पढ़ा नहीं। अब आप पूछेंगे मैंने क्यों नहीं पढ़ा और मैं क्यों ये आंसर दे रहा हूँ, उसका कारण है ये करीब कई महीनों से या शायद 1 सवा साल पहले से मेरे कुछ मित्र हैं जो एनालिस्ट कम्युनिटी में हैं। तो उनसे जब भी बात होती है ना, तो वो बस इस शेयर के लिए कोई रेस्पेक्टेबल या कोई अच्छी बात नहीं करते। वो जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बिना स्टडी किए लेना नहीं चाहता। तो मेरी जो राय है ना, और वो बड़े अच्छे लेवल के एनालिस्ट हैं, और वो अपने काम में चाहे जब वो रिपोर्टें बनाते हैं तो वो कुछ भी लिखते हैं, लेकिन जब वो पर्सनली हमसे बात करते हैं ना, तो वो सारी सही बातें एक दोस्त के रूप में जो बात करते हैं वो सही बातें करते हैं। तो मेरा तो आप दोनों से, विजय जी और सुमन जी और जितने भी मेरे साथी हैं, जो आप दर्शक हैं जो देख रहे हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है, ऐसी कंपनियों से दूर रहो। डिस्क्लेमर मेरा ये है कि मैंने इसको कोई स्टडी नहीं किया है और ना मेरी स्टडी करने की इच्छा है। मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ नाम देख के आपको बताया है। फिर शर्मन वोहरा जी कहते हैं कि सर ये आजकल क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग बहुत चल रही है, तो आपका क्या ख्याल है? एक बार हमने पहले भी लिया था ये कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यूट्यूब पे नए नए शगुफे रोज कर देते हैं। पहले कोई ऑप्शंस में ट्रेडिंग सिखाता है, फिर कोई स्टॉक की ट्रेडिंग में चार्ट्स के थ्रू सिखाता है, और फिर कोई आजकल लोग जो हैं ऑप्शंस, और ये थोड़ा सा कम शायद इसका फैशन हो गया होगा, तो लोग आजकल क्रिप्टो की ट्रेडिंग सिखाते हैं। तो ट्रेडिंग में ऐसी क्या खास बात है? ट्रेडिंग, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिंग में एक ही रूल है, अगर आप उसको फॉलो कर लें तो ऊपर जाते हुए को खरीदना है, नीचे जाते हुए को बेचना है। आप कर पाओगे क्या ये? इतनी आप में एक फौजी होता है ना सर, फौजी को क्या कहते हैं? अगर उसका कमांडिंग ऑफिसर वो ये कह दे कि इस पहाड़ी के आगे खाई है, और वो ये कह दे भैया देश हित में जो है ना आपको इस खाई में कूदना है, तो वो 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। मैं हमारे देश के जवानों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई चीनी पाकिस्तानी के फौजियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो मेरे देश के जवानों की बात कर रहा हूँ। वो बिल्कुल चूकेंगे नहीं, इतना मुझे पक्का विश्वास है। तो ये इस तरह का डिसिप्लिन आप रख सकते हो क्या कि जैसे ही मेरा एक पर्टिकुलर लेवल आए, है ना, मेरा एक लॉस है, वो मैं उसको काट के निकल जाऊं? मेरा कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो आप अपना टेम्परामेंट देखो, अपनी जेब देखो, ठीक है, और अपना घर बार भी देखो। पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरी खुद की नौकरी है, मेरी जिंदगी है आगे। आप क्रिप्टो में समझते ही नहीं हो। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लेजिस्लेशन है, जो यहाँ पे जो लॉ है, वो अनक्लियर है। तो वोरा साहब क्यों जाना है? ऐसी गली क्यों जाऊं जहां पर मुझे नुकसान होने के चांसेस हों? क्या मिल रहा है मुझे? आप, मुझे पता है, जहां तक मुझे ध्यान है, आपका होजरी का बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस। मैंने आपका वो, आपने एक बार वो चैट में पूछा था मुझसे, आपका पोर्टफोलियो देखा मैंने, ठीक ठाक सा पोर्टफोलियो है आपका, समझदार आदमी हो आप। तो फिर उस गली क्यों जाना?
क्या करोगे क्रिप्टो में जाके? और ट्रेडिंग क्या सिखाना है? मैं बता रहा हूँ ना आपको, कोई भी ये जितनी भी चाहे फंडामेंटल एनालिसिस जो मैं बताता हूँ आपको, उसमें बिजनेस मॉडल समझ लो आप, प्रमोटर को देख लो और भगवान से प्रार्थना करो आप कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं निकले, अपने आप पैसा बन जाएगा। इसमें क्या रॉकेट साइंस है शेयर बाजार में, और ऐसे ट्रेडिंग में क्या रॉकेट साइंस है? लेकिन अपना टेम्परामेंट नहीं है बॉस। आम निवेशक का टेम्परामेंट ट्रेडिंग का नहीं होता। ट्रेडर्स का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और क्रिप्टो और ये वो नहीं करना बॉस, नहीं करना, मत करो आप, बिल्कुल भूल के भी मत करना। मैं 10 बार आपको कह चुका, मैं आपको 100 तरीके की बातें बता सकता हूं कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपका पैसा जाएगा ही जाएगा बॉस। ये काम मत करो आप YouTube चैनल देख लो, आप समझने की कोशिश कर लो, करो मत बस। पैसा बड़ा मुश्किल से बनता है बस, डुबोना नहीं है उसको। आप शेयर बाजार में डुबोने की जगह आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में डोनेट कर दो, या वो आपकी कम से कम पुण्य काम तो आएगा, आपके बच्चों के परिवारजनों के काम आएगा ना। या फिर आप अपने परिवारजनों को, माँ बाप को, भाई बहनों को, ठीक है, पत्नी को, बच्चों को कुछ सामान ला के दे दो, वो ज़्यादा अच्छा है शेयर बाजार में डुबोने से। और क्रिप्टो में जाना नहीं बस, जब तक कि आप परफेक्ट नहीं हो, आप हर चीज़ के बारे में जानते नहीं हो। यहाँ तो कोई एक्सचेंज फेल हो जाएगा, मान लो ये कुछ हो गया। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्रिप्टो वाली जो जितनी भी है ना, वो वॉलेट में रख दिया और उसमें रख दिया, ये इसमें तो बहुत बड़े बड़े रशियन जो हैकर्स हैं ना वो इन्वॉल्व है, ड्रग्स कार्टेल जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं, वो जो ट्रांजेक्शन 2 नंबर में करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल करेंसी में नहीं करना चाहते। तो वो जितनी भी ये डीलिंग होती है क्रिप्टो करेंसी में, अब कौन सा आदमी कहाँ घुसा हुआ है और कहाँ से हैकिंग होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप जानते हो कि आप लग सकते हो कि आप अपने नोट जो है ना, वो अपने गहने हैं ना, वो तो जाके आप लॉकर में रखते हो, क्योंकि लॉकर में तो आप, वो जो बैंक वाला है ना उसकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ किसके पास तो क्रिप्टो है, ठीक, आप डरते हो ना घर में रखने से कि चोरी नहीं हो जाएगी, वहां पता नहीं किसके पास है क्रिप्टो, किसके पास है, कौन से बैग में है, हमें तो नहीं पता ना। तो वोरा साहब, ये काम अपने को करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना, दूर रहना है अपने को। अपनी तो 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन तसल्ली से काम करेंगे, पैसा डुबोना नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।